नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि कुछ परेशानियां हैं जो बार बार लौट कर आ जाती हैं? मतलब चाहे हम उन्हें कितनी ही बार ठीक क्यों ना कर लें। तो बस आज हम इसी के जड़ तक जाएंगे और समझेंगे रूट कॉज एनालिसिस को। हम सब ने ये महसूस किया है ना, चाहे वो घर में टपकता हुआ नल हो या फिर ऑफिस का वो सॉफ्टवेयर जो बार बार क्रैश हो जाता है। हम उसे ठीक करवाते हैं और कुछ ही दिनों या हफ्तों में बूम, कहानी फिर से वहीं की वहीं। ये जो एक फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है ना, बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। देखिए, इसका राज ना सतह से थोड़ा और नीचे झांकने में छुपा है। मतलब हमें ये जो टेम्परेरी काम चलाऊ सुधार हैं, इनसे आगे बढ़कर प्रॉब्लम की बिल्कुल जड़ तक पहुंचना होगा। इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई पौधा मुरझा रहा है। अब हम उसकी सूखी पत्तियों पर पानी छिड़क सकते हैं। हाँ, वो कुछ देर के लिए अच्छा तो दिखेगा, लेकिन ये एक टेम्परेरी इलाज है ना। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है जड़ों को पानी देना। तो बस लक्षणों का इलाज करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चोट पर बैंडेड लगा देना, जबकि असली कारण को ठीक करना वो उस घाव को हमेशा के लिए भरने जैसा है। और बस ठीक यहीं पर रूट कॉज एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट में आरसीए भी कहते हैं, काम आता है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बल्कि समस्या की गहराई में देखने में मदद करता है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये असल में है क्या। देखिए, रूट कॉज एनालिसिस कोई एक अकेली सिंगल टेक्निक नहीं है, बल्कि ये तो कई अलग अलग तरीकों और टूल्स का एक पूरा कलेक्शन है। और इन सब का एक ही मकसद है, किसी भी फेलियर को एनालाइज करना, उसकी असली वजह मतलब एकदम जड़ तक पहुंचना और फिर उसे हमेशा के लिए ठीक कर देना। बिल्कुल, आरसीए को ना एक टूल बॉक्स की तरह ही समझना चाहिए। सोचिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम है और इस टूल बॉक्स के अंदर उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए आपके पास एक नहीं बल्कि कई अलग अलग और बहुत काम के औजार हैं। असल में आरसीए हमें एक जासूस की तरह सोचने में मदद करता है। ये हमें अलग अलग घटनाओं के बीच कनेक्शन बनाने, डॉट्स को जोड़ने और उन छुपे हुए पैटर्न्स को पकड़ने की ताकत देता है जो अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। तो फिर चलिए जरा इस टूल किट के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि आरसीए के कुछ सबसे कॉमन मेथड्स आखिर हैं कौन से। यहाँ कुछ बहुत पॉपुलर आरसीए टूल्स हैं, जैसे 5 वाइज एनालिसिस। इसमें आप बस बार बार पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा वो क्यों हुआ, जब तक कि आप असली कारण तक न पहुंच जाएं। फिर है इशिकावा या फिशबोन डायग्राम, जो किसी भी प्रॉब्लम के सभी मुमकिन कारणों को एक ही लगाकर देखने में मदद करता है। और हाँ, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, ऐसे तो दर्जनों टूल्स मौजूद हैं। अब देखिए, हर काम के लिए सभी टूल्स की जरूरत नहीं होती है ना। खासतौर पे जब हम मेंटेनेंस जैसी फील्ड्स की बात करते हैं तो वहाँ कुछ खास टूल्स पर ही फोकस किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सही काम के लिए सही टूल चुनना बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, एक प्लम्बर हर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिर्फ हथौड़े का इस्तेमाल तो नहीं करता है ना। बिल्कुल उसी तरह एक मेंटेनेंस इंजीनियर भी अपनी खास चुनौती के लिए सबसे सही आरसीए टूल चुनता है। और यहीं से हम आरसीए के एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, वो है अपना मेथड चुनना। ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई एक तरीका हर प्रॉब्लम पर काम नहीं करता। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि हमें सिर्फ एक ही टूल चुनने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी क्रिटिकल है, उसके हिसाब से हम अलग अलग टूल्स को मिक्स एंड मैच करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जो सबसे उलझी हुई प्रॉब्लम्स होती है ना, उन्हें सुलझाने के लिए कई नजरिए की जरूरत पड़ती है। तो फिर इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए? यहाँ एक बहुत सीधा सा 3 स्टेप का तरीका है। स्टेप 1, सबसे पहले ये आंकिए कि प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। स्टेप 2, फिर अपने टूल बॉक्स से सही टूल या टूल्स चुनिए। और स्टेप 3, बस गहराई से पड़ताल कीजिए और उस असली जड़ को खोज निकालिए। तो आखिर में इसका निचोड़ क्या है? देखिए, रूट कॉज एनालिसिस सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक करने का नाम नहीं है, ये भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में है। इसका असली मकसद ये पक्का करना है कि वही प्रॉब्लम दोबारा कभी सर न उठाए। मतलब ये रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव होने का तरीका है। तो चलिए इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हमारे काम में या हमारी जिंदगी में वो कौन सी ऐसी परेशानी है जो बार बार लौट कर आती है? और क्या हो सकता है कि वो सिर्फ एक लक्षण हो किसी गहरी छुपी हुई वजह का? तो बस उस असली जड़ को खोजने के लिए आज से ही इस डिटेक्टिव वाली सोच को अपनाना शुरू कीजिए।
कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक प्रॉब्लम है जो बार बार लौट कर आ रही है, मतलब आप उसे ठीक करते हैं और कुछ दिन बाद वो फिर से सामने खड़ी होती है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर हम प्रॉब्लम के सिर्फ लक्षण को ठीक कर रहे होते हैं, उसकी असली जड़ तक पहुंचते ही नहीं। तो आज हम एक ऐसी कमाल की टेक्निक के बारे में जानेंगे जो हमें किसी भी समस्या की तह तक ले जा सकती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये 5 व्हाइज आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद बात करेंगे कि आप खुद इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसे कब यूज करना चाहिए, और हाँ, कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये 5 व्हाइज है क्या? सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा लक्षणों के पीछे भागते हैं पर असली बीमारी का इलाज कभी नहीं ढूंढ पाते? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिर दर्द के लिए गोली ले लेना पर यह जानने की कोशिश ही नहीं करना कि सिर दर्द हो क्यों रहा है। बस यहीं पर 5 व्हाइज टेक्निक काम आती है। ये हमें उस सतह से नीचे गहराई में झांकने पर मजबूर करती है। और इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल कि आप सोचेंगे बस इतना ही। ये एक तरह की जासूसी टेक्निक है। इसमें आपको बस एक ही सवाल बार बार पूछना है, क्यों? और ये तब तक पूछना है जब तक आप उस असली मुजरिम तक, यानी प्रॉब्लम की असली जड़ तक ना पहुंच जाएं। पता है, ये टेक्निक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उजागर करती है जिसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। मतलब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम या फेलियर अचानक से नहीं होता, वो तो बस आखिरी डोमिनो होता है जो गिरता है। असल में उसके पीछे कई छोटे छोटे डोमिनोज की एक पूरी लाइन होती है। 5 व्हाइज हमें उस लाइन में सबसे पहले गिरे डोमिनो तक ले जाता है। और ये कोई नई चीज नहीं है, इसकी शुरुआत हुई थी टोयोटा में। जी हां, वही कार वाली कंपनी। इसके फाउंडर साकिची टोयोडा ने इसे बनाया था। उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, किसी भी प्रॉब्लम पर 5 बार क्यों पूछो और आपको उसकी जड़ मिल जाएगी। और आज ये पूरी दुनिया में लीन मेथोडोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब वो तरीका जिससे कंपनियां अपनी वेस्टेज कम करती हैं और काम को ज्यादा एफिशिएंट बनाती हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है? चलो एक नजर डालते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है बुखार का एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी को बुखार है, तो क्या हम सिर्फ टेम्परेचर कम करने की दवा देते हैं? नहीं ना। डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि बुखार क्यों है, क्या कोई इन्फेक्शन है। 5 व्हाइज बिल्कुल उसी डॉक्टर की तरह काम करता है। ये सिर्फ टेम्परेचर नहीं देखता, ये उस इन्फेक्शन को ढूंढता है। चलिए अब एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। प्रॉब्लम है कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमारा पहला सवाल, कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? जवाब मिला, बैटरी डेड है। अच्छा, ज्यादातर लोग यहीं पर रुक जाएंगे, बैटरी बदलवा लेंगे या चार्ज करवा लेंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। तो दूसरा सवाल, बैटरी डेड क्यों है? जवाब, क्योंकि हेडलाइट्स रात भर ऑन रह गईं। इंटरेस्टिंग। तो मतलब बैटरी में कोई खराबी नहीं थी, ये किसी और वजह से हुआ। अब तीसरा सवाल, हेडलाइट्स ऑन क्यों रह गईं? जवाब, क्योंकि कार बंद करते समय कोई अलार्म या वार्निंग लाइट नहीं जली। अब देखिए, यहां से केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। ये अब किसी इंसान की भूल नहीं रही, ये सिस्टम में एक कमी है। और यहां से हमारी जांच 2 अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है। पहली संभावना, अलार्म। अलार्म क्यों नहीं बजा? क्योंकि उसका सेंसर फेल हो गया था। और सेंसर क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसे मेंटेनेंस के दौरान कभी बदला ही नहीं गया था। ये हुई एक प्रोसेस की गलती। अब दूसरी संभावना, वार्निंग लाइट। वो क्यों नहीं जली? क्योंकि बिजली की कोई समस्या थी। और वो क्यों थी? क्योंकि फ्यूज उड़ गया था। देखा आपने, एक सिंपल सी दिखने वाली प्रॉब्लम के पीछे असल में 2 अलग अलग प्रोसेस फेलियर छिपे थे। तो अब जब हम देख चुके हैं कि ये कैसे काम करता है, तो चलिए अब सीखते हैं कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। एक अच्छा एनालिसिस करने के लिए बस ये 5 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। पहला, एक टीम बनाइए और टीम में उन लोगों को रखिए जिन्हें असल में उस काम की नॉलेज हो। दूसरा, प्रॉब्लम को एकदम क्लियर शब्दों में डिफाइन कीजिए। सबको पता होना चाहिए कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा, क्यों पूछना शुरू कीजिए, और हाँ, जवाब अटकलों पर नहीं, फैक्ट्स पर आधारित होने चाहिए। चौथा, ये जानना भी जरूरी है कि रुकना कब है। आमतौर पर 5 बार क्यों पूछना काफी होता है, पर अगर जवाब मिलना बंद हो जाए तो रुक जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, 5वां स्टेप, जो भी आपने सीखा उसके बेस पर एक्शन लीजिए। प्रोसेस को बदलिए ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा कभी हो ही। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस का एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना है। हम प्रोसेस का एनालिसिस कर रहे हैं,
लोगों का नहीं। इसका मकसद किसी पे उंगली उठाना नहीं है, बल्कि सिस्टम की कमियों को ढूंढना है। तो अगर आपका जवाब अरे वो तो इंसान की गलती थी पर आके रुक जाए, तो समझ जाइए कि आपको एक बार और क्यों पूछने की जरूरत है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये टेक्निक हर प्रॉब्लम का रामबाण इलाज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कब करना सबसे बेस्ट है। ये टेक्निक रोजमर्रा की छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को सुलझाने यानी ट्रबल शूटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है, या फिर अगर क्वालिटी इंप्रूव करनी हो। खासतौर पर ये उन फेलियर्स के लिए बहुत असरदार है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब जिनकी जड़ें बहुत गहरी या उलझी हुई नहीं हैं। एक और बहुत जरूरी बात, 5 Whys एक डिटेक्टिव है, कोई भविष्यवक्ता नहीं। मतलब ये उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है जो हो चुकी हैं, ये नहीं बताता कि भविष्य में क्या हो सकता है। ये एक तरह से पास्ट में जाकर सबूत ढूंढने जैसा है। अब हर टूल की तरह इसकी भी कुछ कमियां हैं, और एक बैलेंस व्यू के लिए ये जानना भी जरूरी है कि हमें किन बातों से सावधान रहना है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत तेज और असरदार है, लेकिन जहां मामला कॉम्प्लेक्स हो, जहां एक प्रॉब्लम के कई कारण हो, वहां ये उतना काम नहीं करता। और एक और बात, इसका रिजल्ट इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि टीम में बैठे लोगों को कितनी नॉलेज है और कहीं वो पहले से ही कोई धारणा बनाकर तो नहीं बैठे हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि 5 Whys का असली जादू इसकी सादगी में ही है। ये हमें रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में लाता है। मतलब ये हमें आग लगने पर बुझाने की आदत से निकालकर ऐसी व्यवस्था बनाने की सोच देता है कि आग लगे ही नहीं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में ऐसी कौन सी बार बार होने वाली प्रॉब्लम है, कौन सा ऐसा लक्षण है जिसे शायद 5 बार क्यों पूछकर हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी चूक एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन जाती है? आज हम एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें किसी जासूस की तरह ये पता लगाने में मदद करता है कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ। देखिए, ये वो सवाल है जो बड़े बड़े इंजीनियरों और प्रोजेक्ट मैनेजर्स की नींद उड़ा देता है। जब कोई बड़ा सिस्टम जैसे कोई पुल या कोई स्पेस मिशन फेल होता है तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि क्या हुआ, हमें ये पूछना पड़ता है कि ये आखिर हुआ ही क्यों। और यहीं पर हमें एक सिस्टमैटिक तरीके की जरूरत पड़ती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये फॉल्ट ट्री एनालिसिस आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसे बनाते कैसे हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेंगे और आखिर में इसके इस्तेमाल और इसकी सीमाओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये फॉल्ट ट्री एनालिसिस ये बला है क्या? तो फॉल्ट ट्री एनालिसिस, जिसे हम शॉर्ट में FTA करेंगे, ये असल में एक टॉप डाउन डिटेक्टिव वर्क है। सोचिए, आप एक जासूस हैं जो क्राइम सीन पर पहुंचा है। आप सबसे पहले क्या देखते हैं? जो नतीजा सामने है, यानी कि जो फेलियर हुआ है। और फिर आप सुरागों को जोड़ते हुए पीछे जाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि गड़बड़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और देखिए, FTA की असली ताकत सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि क्या गलत हुआ, नहीं, ये हमें भविष्य में भी झांकने में मदद करता है। मतलब ये हमें सिस्टम की कमजोरियों को पहचानने का मौका देता है ताकि हम भविष्य में होने वाली ऐसी गड़बड़ियों को पहले ही रोक सकें। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि एक फॉल्ट ट्री असल में बनाया कैसे जाता है, पर उससे पहले हमें इसकी भाषा सीखनी होगी। ये बात गांठ बांध लीजिए, हम हमेशा अंत से शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है उसे पकड़ते हैं और फिर पीछे की तरफ जाते हैं, और ये पूरा का पूरा काम करता है बूलियन लॉजिक पर। अब ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है, बस और या का इस्तेमाल करके घटनाओं को जोड़ना, ताकि हम समझ सकें कि उस बड़े फेलियर के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये FTA की ABCD है। घटनाओं को दिखाने के लिए गोले और आयत जैसे सिंबल हैं, पर सबसे जरूरी हैं लॉजिक गेट्स। इनमें से 2 सबसे अहम हैं, एंड और गेट। एंड गेट का मतलब है कि फेलियर के लिए सभी इनपुट का एक साथ होना जरूरी है, और गेट का मतलब है कि कोई एक भी इनपुट फेलियर के लिए काफी है। और ये एंड और गेट का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। आप आगे देखेंगे कि यही वो चीज है जो पूरे एनालिसिस की जान है। चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। हम एक ऐसा उदाहरण लेंगे जो हम सब समझ सकते हैं, एक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का फेल हो जाना। अच्छा,
अब जरा इस पर नजर डालिए। ये वो पूरा फॉल्ट ट्री है जो हम बनाने जा रहे हैं। मानता हूं पहली नजर में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन घबराइए मत। हम इसे एक एक करके समझेंगे और आप देखेंगे कि ये कितना लॉजिकल है। तो हमारी जासूसी शुरू होती है यहाँ से। सबसे ऊपर की घटना, जिसे हम टॉप इवेंट कहते हैं, वो है कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। अब टॉप इवेंट के ठीक नीचे देखिए, यहाँ लगा है एक और गेट। इसका मतलब समझिए। मतलब सिस्टम के फेल होने के लिए दोनों का फेल होना जरूरी नहीं है। अगर फायर डिटेक्शन सिस्टम फेल हो जाए या फिर फायर सप्रेशन सिस्टम फेल हो जाए, बस कोई एक भी गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम फेल। अब जरा डिटेक्शन वाली साइड देखिए। यहाँ एक एंड गेट है। मतलब ये सिस्टम तभी फेल होगा जब स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर दोनों एक साथ काम करना बंद कर दें। ये जानबूझकर किया गया है, इसे रिडंडेंसी कहते हैं, ताकि एक चीज के फेल होने पर भी सिस्टम चलता रहे। और अब सप्रेशन सिस्टम को देखते हैं। यहाँ डिटेक्शन सिस्टम के उलट एक OR गेट है। मतलब ये सिस्टम ज्यादा नाजुक है। या तो सिस्टम में पानी ना हो या फिर स्प्रिंकलर के नोजल्स जैम हो जाएं। इनमें से कोई भी एक चीज हुई तो ये पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। और आखिर में हम पेड़ की जड़ों तक पहुंचते हैं, यानी इन गोलों तक। इन्हें कहते हैं बेसिक इवेंट्स। यही है हमारे असली मुजरिम, हमारे मूल कारण, जैसे कि पंप का फेल हो जाना या किसी वाल्व का जाम हो जाना। हमारी जासूसी यहाँ आकर खत्म होती है, क्योंकि अब हमें पता है कि ठीक क्या करना है। तो हमने ये तो देख लिया कि FDA कैसे काम करता है, पर अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ है और क्या इसकी कोई कमजोरियां भी हैं? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सीधी सी बात है, हर उस जगह जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस की, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, केमिकल इंडस्ट्री की, ऐसी जगहें जहां एक छोटी सी गलती के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। इन जगहों पर रिस्क को समझना और उसे कम करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होती है। एक बहुत ही मजेदार किस्सा है जो FDA की ताकत दिखाता है। अपोलो मिशन के शुरुआती दिनों की बात है। नासा ने एक FDA किया और जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला था। एनालिसिस ने बताया कि एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर सुरक्षित वापस आने की संभावना बहुत ही कम थी। अब सोचिए, ये सिर्फ कोई रिपोर्ट नहीं थी, इसने नासा को मजबूर किया कि वो अपने सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढे और उन्हें ठीक करें। देखिए, अक्सर बड़े हादसों से ही हमें सबसे जरूरी सबक मिलते हैं। 1986 की चैलेंजर स्पेस शटल दुर्घटना के बाद नासा ने अपने सेफ्टी एनालिसिस को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने FDA के साथ साथ FMEA जैसे दूसरे तरीकों को भी अपनाना शुरू किया। जहां FDA ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, वहीं FMEA नीचे से ऊपर की तरफ। दोनों मिलकर जोखिम की एक ज्यादा साफ तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन हाँ, हर टूल की तरह FDA भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये एक बाइनरी सिस्टम है, मतलब या तो कोई चीज काम कर रही है या फेल हो गई है, बीच का कोई रास्ता नहीं। तो जो धीरे धीरे होने वाली गड़बड़ियां हैं या जो आंशिक फेलियर हैं, उन्हें यह ठीक से पकड़ नहीं पाता। और कई बार हर छोटी छोटी घटना की संभावना का पक्का डेटा मिलना लगभग नामुमकिन होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस एक जबरदस्त टूल है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे छोटी छोटी घटनाओं की एक चेन जुड़कर एक बड़े विनाशकारी फेलियर को जन्म दे सकती है। और एक बार हम ये समझ जाएं तो हम उसे रोक भी सकते हैं। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, आपके अपने काम में, आपकी अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी एक बड़ी विफलता हो सकती है जिसके मूल कारणों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते? जब भी कोई चीज गलत होती है तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना कि क्यों? लेकिन तब क्या हो जब एक क्यों के पीछे 10 और क्यों छिपे हों? आज हम एक ऐसे कमाल के टूल पर नजर डालेंगे जो हमें सतह से कहीं ज्यादा गहरे ले जाता है, सीधा किसी भी समस्या की असली जड़ तक। तो देखिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करेंगे कि आखिर ये समस्याएं इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो क्यों जाती हैं। फिर हम एक बड़े ही अनोखे विजुअल टूल फिशबोन डायग्राम को समझेंगे, उसे बनाना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी टीम के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और हमारा मकसद समस्या की असली जड़ तक पहुंचना। चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन की बात करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं, जब चीजें अचानक बिना किसी साफ वजह के गलत होने लगती हैं। यहीं से शुरू होती है असली चुनौती।
जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो हजारों बार एक प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट बनाती है, और फिर एक दिन अचानक पूरा का पूरा लॉट खराब निकल जाता है। दिमाग में यही आता है, आखिर हुआ क्या? और बस दिमाग में सवालों की झड़ी लग जाती है। क्या किसी इंसान से कोई चूक हो गई, या शायद जो रॉ मटेरियल आया था वही खराब था? अरे कहीं मशीन में तो कोई गड़बड़ नहीं थी? मतलब इतने सारे शायद हैं कि असली वजह को ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल यह है कि शुरुआत करें तो करें कहां से? अच्छा, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और अंदाजे लगाने से बचने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बनाया गया, और उसी का नाम है इशिकावा डायग्राम। तो ये इशिकावा डायग्राम है क्या? देखिए, यह असल में एक विजुअल टूल है जो किसी भी प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल कारण हो सकते हैं उन सबको एक जगह एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाता है, ताकि हम असली जड़ तक पहुंच सकें। और हाँ, इसकी शक्ल की वजह से इसे फिशबोन डायग्राम भी कहते हैं, मतलब मछली की हड्डी वाला डायग्राम। अब आप देखिए इसका ये फिशबोन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये दिखता ही बिल्कुल एक मछली के कंकाल जैसा है। आप ऐसा सोचिए कि जो मछली का सिर है वो हमारी मेन प्रॉब्लम है, और उससे जो हड्डियां निकल रही हैं वो उस प्रॉब्लम के अलग अलग संभावित कारण हैं। इस डायग्राम की असली पावर पता है कहाँ है? वो इस बात में है कि ये सारे के सारे संभावित कारणों को 6 मेन कैटेगरीज में बांट देता है, और बस यही क्लासिफिकेशन हमें एक व्यवस्थित ढंग से सोचने में मदद करता है। तो चलिए अब जरा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि ये डायग्राम असल में बनता कैसे है और इसके मेन हिस्से क्या-क्या हैं। इसका स्ट्रक्चर ना बहुत ही सिंपल है। दाईं तरफ जहां मछली का सिर होता है वहां हम अपनी मेन प्रॉब्लम लिखते हैं, फिर बीच में एक सीधी लाइन खींचते हैं जो है उसकी रीढ़ की हड्डी, और फिर उस रीढ़ की हड्डी से 6 मेन हड्डियां निकलती हैं। हर हड्डी एक बड़ी कैटेगरी को दिखाती है जहां प्रॉब्लम की जड़ छिपी हो सकती है। तो हमारी पहली कैटेगरी है कार्मिक, मतलब लोग। ये पूरी तरह से इंसानी पहलू पर फोकस करते हैं। इस कैटेगरी में हम लोगों से जुड़े हर पॉसिबल कारण के बारे में सोचते हैं, जैसे क्या लोगों की ट्रेनिंग पूरी थी, क्या शिफ्ट में कोई दिक्कत थी, या फिर किसी एक ऑपरेटर की वजह से कोई गड़बड़ी हुई। ये सारे सवाल यहां आते हैं। ठीक है, तो हमारी अगली कैटेगरी है मशीनें। अब हम सारे टूल्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देंगे। इस वाली हड्डी पर हम मशीनों से जुड़ी सारी दिक्कतें लिस्ट करते हैं। क्या किसी मशीन का कोई पार्ट जैसे ब्लेड घिस गया था, या मशीन की स्पीड सही सेट नहीं थी? इस तरह के सभी सवाल इस कैटेगरी में आते हैं। अब आती हैं बाकी की 4 जरूरी कैटेगरीज। सामग्री मतलब रॉ मटेरियल की क्वालिटी, तरीके मतलब काम करने का प्रोसेस, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो किया गया। माप में हम ये देखते हैं कि जो हम नाप रहे हैं या डेटा ले रहे हैं उसमें तो कोई गलती नहीं है। और आखिर में आता है पर्यावरण, यानी आसपास का माहौल, जैसे कि तापमान, नमी या रोशनी, जो हमारे काम पर असर डाल सकते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि डायग्राम बनता कैसे है, पर यह सिर्फ कागज पर बनाने की चीज नहीं है। सवाल यह है कि असल दुनिया में ये टूल किसी भी टीम के लिए कहां और क्यों इतना यूजफुल हो सकता है। देखिए, इस टूल की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच की दीवारों को गिरा देता है। जब मार्केटिंग, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के लोग सब एक साथ बैठकर इन वजहों पर दिमाग लगाते हैं, तो वो सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं सुलझाते, बल्कि एक दूसरे के काम को भी कहीं बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ फैक्ट्री के फ्लोर तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत ही वाइड है। इसे मेंटेनेंस की टीमें इस्तेमाल कर सकती हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले कर सकते हैं, मार्केटिंग टीम कर सकती है, और हाँ, मैनेजमेंट लेवल पर भी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब आखिर में इस टूल के फायदों और कुछ संभावित नुकसानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, ताकि एक बैलेंस्ड व्यू मिल सके। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। ये कंपनी के अंदरूनी प्रोसेस को बेहतर बनाता है, टीम स्पिरिट को बढ़ाता है और उन कमियों को सामने लाता है जिन पर शायद पहले किसी का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा कारण सामने आ जाने से ध्यान भटक सकता है, या ये पूरी एनालिसिस को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि फिशबोन डायग्राम एक नक्शे की तरह है। ये आपको सीधे सीधे जवाब नहीं देता, लेकिन हाँ, ये आपको सही सवाल पूछने और आपकी जांच को एक सही दिशा देने के लिए एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर जरूर देता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने काम में या शायद निजी जिंदगी में ऐसी कौन सी उलझी हुई प्रॉब्लम है जिसे सुलझाने के लिए इस कमाल के विजुअल टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड समस्याओं का भी एक स्ट्रक्चर्ड समाधान ढूंढा जा सकता है। तो चलिए
आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त टूल की, एक ऐसा तरीका जो प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही पहचान लेता है और उन्हें रोकने में हमारी मदद करता है। कभी सोचा है कि स्पेस मिशंस, जहां छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती, वहां इंजीनियर्स फेलियर के लिए प्लानिंग कैसे करते होंगे? अच्छा, इसका जवाब ना एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस में छिपा है। एक ऐसी प्रक्रिया जो बनी ही तब थी जब दांव पर सब कुछ लगा था। इसकी कहानी शुरू होती है 1950s के दशक में, जब इसे अमेरिकी सेना ने डेवलप किया था। फिर 60s में नासा ने इसे अपने मशहूर अपोलो मिशंस के लिए अपना लिया, और फिर 70s में वाइकिंग और वोएजर जैसे इंटरस्टेलर प्रोग्राम्स में भी इसका इस्तेमाल हुआ। मतलब मिलिट्री से निकलकर ये तकनीक स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इतनी ज़रूरी बन गई, और आज तो ये ऑटोमोटिव, तेल उद्योग और ना जाने कितने ही दूसरे सेक्टर्स में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले FMEA है क्या, फिर देखेंगे इसकी 7 स्टेप वाली पूरी प्रक्रिया, बात करेंगे कि नासा से लेके लेस्ट्रिन तक इसका इस्तेमाल कैसे होता है, और आखिर में इसके फायदे और नुकसान पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। समझते हैं कि ये FMEA यानी फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस आखिर है क्या चीज़। FMA बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। इसका काम है किसी भी डिज़ाइन, प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विस में हर उस मुमकिन गड़बड़ी को पहचानना जो हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये एक प्रोएक्टिव टूल है, मतलब ये प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करता। ये तो पहले से ही पता लगाता है कि भाई क्या क्या गलत हो सकता है और उसका असर क्या पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी होगी, फेलियर और फेलियर मोड में फ़र्क। देखिए, फेलियर का मतलब है क्या गलत हुआ, जैसे पेमेंट टर्मिनल ने रसीद प्रिंट करना बंद कर दिया, ये है फेलियर। लेकिन फेलियर मोड बताता है कि कैसे गलत हुआ, मतलब उसका खास कारण क्या था। हो सकता है पेपर रोल खत्म हो गया हो, या फिर पेपर वाला कंपार्टमेंट ठीक से बंद ना हो। तो फेलियर हुआ नतीजा और फेलियर मोड हुआ उसका कारण। हाँ, और एक बात, हो सकता है ये आपको अलग अलग नामों से सुनने को मिले, जैसे डिज़ाइन के लिए DFMEA या किसी प्रोसेस के लिए PFMEA, पर घबराने की बात नहीं है। इन सब का जो कोर प्रिंसिपल है वो एक ही है कि होने वाली गड़बड़ियों का पहले से ही एनालिसिस कर लिया जाए। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर ये असल में काम कैसे करता है, इसे देखने के लिए ना चलिए FMEA के 7 स्टेप्स को एक बहुत ही आम सी सिचुएशन पर लागू करते हैं, एक रेस्टोरेंट की घटना पर। तो हमारा सिनेरियो ये है, सोचिए किसी रेस्टोरेंट में किसी के खाने की प्लेट में बाल मिल जाता है। अब हम इस आम लेकिन बहुत ही गंभीर फेलियर का इस्तेमाल करके पूरी FMEA प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये है FMEA के वो 7 स्टेप्स। ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। ये हमें प्रॉब्लम को पहचानने से लेकर उसके रिस्क को एक नंबर देने तक पूरा गाइड करते हैं। एक एक करके देखते हैं। तो स्टेप 1 और 2, यहाँ हम फेलियर मोड और उसके इफेक्ट यानी असर को डिफाइन करते हैं। तो फेलियर मोड क्या है? प्लेट पर बाल पाया गया, सिंपल। और इसका असर क्या होगा? कस्टमर खाना वापस भेज देगा और हो सकता है वो उस रेस्टोरेंट में दोबारा कभी ना आए। अब आता है स्टेप 3, सिवियरिटी यानी गंभीरता को रेट करना। हम इसे 1 से 10 के स्केल पर रेट करेंगे। और खाने में बाल मिलना ये बहुत ही सीरियस मामला है ना? तो हम इसे 10 में से 9 की रेटिंग देंगे। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा हाइजीन और सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। अगला स्टेप 4 और 5, हमें इसका रूट कॉज यानी मूल कारण पता लगाना है, और ये कितनी बार होता है, ऑकरेंस। तो कारण क्या हो सकता है? शायद किचन का स्टाफ हेयर कैप नहीं पहन रहा, ठीक है, और ये कितनी बार होता है? मान लेते हैं कि रेस्टोरेंट के अनुभव के हिसाब से ये बहुत कम होता है, कभी कभार ही, तो हम इसे 10 में से 2 की रेटिंग दे देते हैं। स्टेप 6 है डिटेक्शन, मतलब इस गलती के पकड़े जाने की संभावना कितनी है। खाना कस्टमर तक पहुंचने से पहले? हो सकता है कोई वेटर या शेफ आखिरी नज़र में देख ले, पर इसकी संभावना भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए इसे 10 में से 4 की रेटिंग देते हैं। और अब आता है स्टेप 7, जो कि सबसे मज़ेदार हिस्सा है। यहाँ हम इन तीनों नंबर्स को, सिवियरिटी, ओकरेंस और डिटेक्शन को आपस में गुणा करके एक फाइनल स्कोर निकालते हैं। इसे कहते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर या RPN। तो हमारे केस में RPN हुआ 9 गुना 2 गुना 4 यानी 72। अब इस 72 नंबर का मतलब क्या है? देखिए, इसका असली फायदा तब होता है जब हम अलग अलग रिस्क की तुलना करते हैं।
सोचिए, अगर खाने में साल्मोनेला बैक्टीरिया मिलने जैसी कोई और भी खतरनाक समस्या होती जिसका आरपीएन शायद 80 आता, तो टीम को पता होता कि उन्हें पहले किस प्रॉब्लम पर ध्यान देना है। आरपीएन हमें प्राथमिकता तय करने में मदद करता है। तो ये तो हुआ हमारा रेस्टोरेंट वाला उदाहरण। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में एफएमईए का इस्तेमाल कहाँ और कब होता है। तो सवाल ये उठता है कि एफएमईए का इस्तेमाल करना कब सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो, या किसी मौजूदा प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव किया जा रहा हो, या फिर जब कोई नए नियम कानून लागू होते हैं। कस्टमर से बार बार एक ही शिकायत आ रही हो, तब भी ये बहुत काम आता है। और जाहिर है, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव या तेल जैसे हाई रिस्क वाले उद्योगों में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एफएमईए एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी भी नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसके फायदे और नुकसान दोनों को ठीक से समझें। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे प्रोसेस ज़्यादा सेफ और भरोसेमंद बनते हैं। जैसा हमने देखा, ये रिस्क को प्राथमिकता देने में बहुत मदद करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तेज हो जाती है, मेंटेनेंस की प्लानिंग बेहतर होती है, और कुल मिलाकर ये किसी भी सिस्टम की मजबूती को कंफर्म करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एफएमईए में टाइम और रिसोर्स दोनों बहुत लगते हैं। ये कोई एक बार का काम नहीं है। जैसे जैसे नई जानकारी मिलती है, इसे लगातार अपडेट करना पड़ता है। और अगर किसी सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हो रही हों, तो ये उतना कारगर नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से टीम के एक्सपीरियंस और उनकी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर टीम ने कुछ मिस कर दिया, तो वो रिस्क पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि एफएमईए सिर्फ एक प्रोसेस या एक टूल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये असल में एक माइंडसेट है, सोचने का एक तरीका। ये हमें इस सवाल के बारे में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या क्या गलत हो सकता है। और यही सवाल हम अपने काम में, अपनी प्रक्रियाओं में भी पूछ सकते हैं। वो कौन सी संभावित विफलता है जिसे सिर्फ ये पूछकर रोका जा सकता है कि ये कैसे फेल हो सकता है। एफएमईए वाली सोच को अपनाने से हमारा फोकस प्रॉब्लम्स को ठीक करने से हटकर उन्हें होने से रोकने पर चला जाता है, चाहे वो काम की जगह हो या हमारी अपनी जिंदगी। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के तरीके पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी भी प्रॉब्लम का रिस्क कितना बड़ा है और हमें पहले किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देती है और हमें एकदम क्लियर नंबर्स देती है, ताकि हम सही फैसले ले सकें। ये सिचुएशन तो हम सबने कभी ना कभी फेस की है ना? जब हमारे सामने करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन टाइम और रिसोर्सेज दोनों ही लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे में ये तय करना कि पहले क्या करें सबसे मुश्किल काम हो जाता है। सवाल ये है कि ये फैसला लिया कैसे जाए। चलिए इस पूरे मेथड को समझने के लिए एक सिंपल सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में किसी कस्टमर को अपने सलाद में एक बाल मिल जाता है। अब हम अपने फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी रिस्क को सही से समझने के लिए हमें 3 मेन चीजों को देखना पड़ता है। इसमें सबसे पहला है ऑकरेंस, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आखिर होती कितनी बार है। तो चलिए सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। तो ऑकरेंस को हम 1 से 10 के स्केल पर नापते हैं। 1 का मतलब है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, और 10 का मतलब है कि ऐसा होना तो तय ही है। ये हमें बताता है कि कोई प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। तो हमारे सलाद वाले केस में बाल मिलने की घटना, इसको हम देंगे 2 का स्कोर। इसका मतलब ये है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर यह कोई रोज की बात नहीं है। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये नंबर ऐसे ही हवा में से नहीं आया है। ये पिछले डेटा और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये सिर्फ एक तुक्का नहीं है, बल्कि असल में जो होता आया है उसके आधार पर लगाया गया एक अनुमान है। चलिए अब इस पजल के दूसरे पीस की तरफ पढ़ते हैं, और वो है डिटेक्शन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रॉब्लम कस्टमर तक पहुंचने से पहले हम उसे पकड़ पाने में कितने कामयाब हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। डिटेक्शन का जो स्केल है वो अकरेंस के स्केल से एकदम उल्टा चलता है। मतलब यहाँ 1 का मतलब है कि गलती को पकड़ना लगभग तय है, और 10 का मतलब है कि इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। तो अपने सैलेड वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। यहाँ गलती पकड़ने का तरीका क्या है?
बहुत सिंपल, एक विजुअल इंस्पेक्शन, यानी शेफ या वेटर सैलड को सर्व करने से पहले बस उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। और इस तरीके को रेटिंग मिली है 4 की। अब ये स्कोर हमें क्या बताता है? यही कि सिर्फ आंखों से देख लेना कोई बहुत भरोसेमंद तरीका तो है नहीं। मतलब ये कभी काम कर सकता है पर हर बार नहीं, और शायद इसीलिए ये प्रॉब्लम कस्टमर तक पहुंच भी गई। ठीक है, तो हमारे पास ओक्यूरेंस का स्कोर है 2, डिटेक्शन का 4, लेकिन हम एक तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी फैक्टर तो भूल ही रहे हैं, सिवियरिटी यानी गंभीरता। जब प्रॉब्लम होती है तो उसका असर कितना बुरा होता है। इसे भी 1 से 10 के स्केल पर नापा जाता है, जहां 10 सबसे बुरा है। अब सलाद में बाल मिलना कस्टमर के लिए एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है और इससे रेस्टोरेंट की इमेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, तो इसे हम 9 का एक हाई स्कोर देंगे। अब हमारे पास कैलकुलेशन के लिए तीनों नंबर्स हैं। और ये रहा वो सिंपल सा लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला जो इन सब को एक साथ ले आता है। हम प्रॉब्लम की गंभीरता यानी सिवियरिटी, उसके होने की फ्रीक्वेंसी यानी ऑकरेंस और उसे पकड़ पाने की एबिलिटी यानी डिटेक्शन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे हमें मिलता है हमारा रिस्क प्रायोरिटी नंबर यानी RPN। तो चलो अब अपने एग्जाम्पल के नंबर्स को इस फॉर्मूले में डालते हैं। सिवियरिटी जैसा हमने तय किया है 9, अकरेंस है 2 और डिटेक्शन है 4। तो 9 गुणा 2 गुणा 4 कितना हुआ? जवाब आता है 72। तो हमारे सलाद में बाल वाली प्रॉब्लम का RPN हुआ 72। अब देखिए, हमारे पास एक ठोस नंबर है जिसके बेस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इस 72 का आखिर मतलब क्या है? क्या ये अच्छा है, बुरा है? सच तो यह है कि अकेले इस नंबर का कोई खास मतलब नहीं है। इसकी असली पावर तब सामने आती है जब हम इसकी तुलना दूसरी प्रॉब्लम्स से करते हैं। तो क्या 72 एक बहुत बड़ा डरावना नंबर है? जरूरी नहीं है। देखिए, एक अकेले RPN स्कोर का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसे दूसरी प्रॉब्लम्स के RPN स्कोर के साथ रखकर न देखें। ये एक कंपैरेटिव टूल है और यहीं पर ये मेथड अपनी असली पावर दिखाता है। जरा इस टेबल को देखिए। हम अपनी सलाद में बाल वाली प्रॉब्लम, जिसका RPN है 72, उसकी तुलना एक कहीं ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम से करते हैं, सैल्मोनेला पॉइजनिंग। इसकी सिवियरिटी पूरी 10 है क्योंकि इससे लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। भले ही इसका अकरेंस और डिटेक्शन स्कोर सेम हो, इसका RPN सीधा 80 पर पहुंच जाता है। और देखिए, यही तो इस पूरी एक्सरसाइज का पॉइंट है। RPN हमें एक ऑब्जेक्टिव, एक अनबायस्ड तरीका देता है ये तय करने का कि भाई पहले किस पर काम करना है। जिस प्रॉब्लम का RPN ज्यादा होता है उसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। सिंपल। अब फैसला एकदम क्रिस्टल क्लियर है। भले ही दोनों प्रॉब्लम्स का अकरेंस और डिटेक्शन स्कोर एक जैसा हो, सैल्मोनेला की ज्यादा सिवियरिटी उसे एक बड़ी प्रायोरिटी बना देती है। हमें 80 RPN वाली प्रॉब्लम पर पहले ध्यान देना होगा, 72 वाली पर बाद में। तो अब जरा सोचिए, आपके अपने काम में या आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसी कौन सी उलझनें हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें एक नंबर देकर आप ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। ये कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है।